नमस्कार, खबर अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आ रही है, जहां पर एडीएम के बेटे के शव को बरामद किया गया है। परिजनों का ये कहना है कि पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई और इस वजह से बेटे के शव की बरामदगी की गई है। आपको बताते चले, दीघा घाट पर गंगा नदी से शव को बरामद किया गया है। दानापुर से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, बोरिंग रोड का रहने वाला दीपक कुमार जो है वो 13 जुलाई से लापता था। आज उसके शव की बरामदगी की गई है। शोकाकुल परिजन, तस्वीरें आपके सामने। बोरिंग रोड के रहने वाले दीपक के शव की बरामदगी दीघा घाट से आज की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की जांच पर परिजनों को भरोसा नहीं है। सवाल इस जांच पर ही परिजन उठा रहे हैं। उनका यह कहना है कि दीपक जो है उसकी बरामदगी को लेकर जो गंभीरता पुलिस प्रशासन की तरफ से की जानी थी वो नहीं बरती गई और सीधे तौर पर अब जांच पर यकीन नहीं है परिजनों को। अभी क्या हम कर पाएंगे? घटना क्या, हम तो सहरसा में पोस्टेड है, यहाँ परिवार सब रहता है। बच्चा के साथ मेरा घटना हुआ है, लेकिन पुलिस का सहयोगात्मक रवैया नहीं है। केवल लीपापोती करना चाह रही है पुलिस। इंक्वेस्ट भी हमसे साइन नहीं करवाया, हम लोगों से, परिवारजनों से भी नहीं करवाया। 2 दिन पहले गया था, उसके बाद वो बोलता था कि कोई नाव वाला उसको जबरदस्ती बोलता चलिए घुमा देते, ये खिला दे, पूरी सब्जी जलेबी खिलाया उसको। वो बोला भैया नहीं खाना है हमको, जबरदस्ती। हाँ, वो अकेले जाता था, सुबह वॉक करने के लिए जाता था। उसके बाद में वो घूमने गया था तो आधा घंटा में आ जाता था। साहब का नाम बोलता था और उससे एक जो नाश्ता कराता था, वो उसको नाश्ता जो कराता था उसके पास जबरदस्ती जाके उसको छेड़ के हरास करता था, उसको परेशान करता था। वो गाना सुनता था, अपना घूमते रहता था, उसको जबरदस्ती टोकते रहता था। वो बोलता था भैया हम घूमने के लिए आए, आप हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं यहाँ घूमने आता तो फिर चला जाऊंगा। तो आप किसके बेटे हैं, कितना भाई बहन है, उससे बार बार पूछता था। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर केवटी पुलिस कर्मी के जवान की हत्या के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और आपको बताते चलें कि ये जवान जब चेकिंग के दौरान खड़े थे नाके पर, उसी दौरान शराब तस्कर कहिए जिन लोगों ने यहां से स्कॉर्पियो को भगाने की कोशिश की और इसी दौरान इस जवान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। इस मामले में 6 शराब माफियाओं को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात की घटना, जब गाड़ी से कुचलकर इस जवान की हत्या कर दी गई और वाहन चेकिंग के दौरान जवान पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। इस शख्स को इन माफियाओं ने 100 मीटर की दूरी तक घसीटा और उसके बाद स्पीड ब्रेकर रहने की वजह से ये गाड़ी यहां रुक जाती है। 6 लोगों को गिरफ्तार अब तक किया गया है। सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, 6 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन तमाम दूसरे कहां हैं? जी, अभी चूंकि एसएसपी बाबूराम ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 6 लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे। एक की गिरफ्तारी रात में ही ग्रामीणों के द्वारा पकड़ के पुलिस को सौंप दिया गया था। तो टोटल 7 लोग थे जो शराब जयनगर से लेके आ रहे थे। उसको जयनगर नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहां से शराब को दरभंगा लाया जा रहा था। तो 6 लोग में से 4 जो थे स्कॉर्पियो में थे, जिसमें एक चालक रात ही गिरफ्तार हो गया। 3 लोग उसमें और एक कार से पीछे से मॉनिटरिंग किया जा रहा था, जिसमें कार सवार 3 लोग भी थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी दरभंगा के रहने वाले ही हैं? अभी पुलिस उसको लेके जांच कर रही है। अभी दरभंगा टीम पहुंची नहीं है गिरफ्तार करके, और घटना स्थल पर एफएसएल की टीम को भी भेजा जा रहा है। जी, इस पूरे मामले में पुलिस ने इन सिर्फ 6 लोगों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज की थी। चूंकि रात में ही चालक के द्वारा जो गिरफ्तार था उसी के द्वारा जानकारी दिया गया था कि जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कुछ लोग जयनगर इलाके के बताए जा रहे हैं और कुछ दरभंगा के इन्फॉर्मर है जहां शराब को लाया जाना था। और भी गिरफ्तारी, पूरे शराब की डिलीवरी कहाँ की जानी थी? दरभंगा जयनगर से शराब को लाया गया था और दरभंगा में डिलीवरी करना था। तो यहीं पे अभी जो जहां पे शराब देना था उनकी भी छापेमारी के लिए पुलिस जो है कर रही है, छापेमारी कर रही है और भी गिरफ्तारी बढ़ सकती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। खबर मधुबनी से, जहां पर बाइक चोर 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और देखिए लोगों ने इस दोनों ही चोर की जमकर पिटाई की। पिटाई भी इस कदर की तस्वीरें जो हैं
वो आपको ये सोचने पर विवश कर देंगे कि लोगों ने किसी बीच सड़क पर ही कानून को अपने हाथ में ले लिया। ये दोनों जो है बाइक चोरी करने की नियत से पहुंचे थे, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद जमकर इनकी धुनाई की गई। पुलिस हिरासत में फिलहाल ये दोनों युवक जो है इस वक्त हैं और भीड़ के शिकार ये दोनों युवक, बुरी हालत बताई जा रही है, बेहद गंभीर स्थिति, इन दोनों की पिटाई की गई है भीड़ की तरफ से और फिलहाल ये दोनों इलाजरत। जमुई से खबर है जहां पर प्रेमी जोड़े को लोगों ने देखिए किस तरीके से अपने गुस्से का कह लीजिए शिकार बनाया, जमकर इनकी पिटाई की जाती है और इन दोनों प्रेमी जोड़ों को किस कदर यहां पर जो भीड़ है वो खंबे से बांधकर पीटती नजर आती है। जलाने की फिराक में भी लोग यहां पर मौजूद थे, लेकिन वक्त रहते पुलिस की टीम पहुंच गई और उसके बाद इन दोनों को लोगों के चंगुल से छुड़ाया गया। प्रेमिका के 4 बच्चे हैं जो जानकारी सामने आ रही है, कुछ दिन पहले ही दोनों गांव से फरार हो गए थे और उसके बाद पुलिस ने इन दोनों प्रेमी जोड़ों को भीड़ के चंगुल से निकाला है। तो देखिए ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर प्रेमी जोड़े की जमकर पिटाई की जाती है और प्रेमी जोड़े के साथ पिटाई नहीं की गई, इसके बाद उन्हें पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया। पुलिस ने इन दोनों को सुरक्षित निकाला है और उसके बाद इन दोनों की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। नालंदा से भी पिटाई की ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां पर देखिए 2 लोगों को कैसे पीटा जा रहा है। नालंदा से हालांकि ये तस्वीर जो है वो सामने आई है और युवक की पीपल के पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। कोचिंग संचालक बताया जा रहा है ये शख्स जिसकी पिटाई की गई है। कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा से प्रेम संबंध इसके थे और इस बाबत इस शख्स को इन लोगों ने पेड़ से बांधा, उसके बाद जमकर इन्हें पीटा है। छात्रा के परिजनों ने शिकायत की थी और इसके बाद परिजनों की तरफ से ही ये भीड़ इकट्ठा की गई और इस शख्स को जमकर पीटा गया है। उसका नाम लिखा हुआ है, इसका मोबाइल नहीं है, छोड़ लगा दूसरा का मोबाइल। खबर दानापुर से जहां पर पशु तस्करों का आतंक साफ नजर आता है। गायों की चोरी, ये मामला कोई पहला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देखिए किस तरीके से बेधड़क ये शख्स गायों की चोरी करके यहां से फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें जरूर कैद हुई हैं, लेकिन ये शख्स कौन है, इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। ये लोग इन इलाकों में सक्रिय हैं। लोगों का ये कहना है कि ये कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की शिकायतें पुलिस तक की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि फादर स्टेन स्वामी के शोक सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे और ये अब सियासत को गरमा चुका है। जी आज उनके फादर स्टेन स्वामी के श्रद्धांजलि अर्पित करने पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। स्टेन स्वामी ने लोगों को जिस तरह से रास्ता दिखाया वो आसान नहीं था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह स्टेटमेंट सामने आता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेन स्वामी जैसे लोग कई युगों में सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं। उनकी गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि स्टेन स्वामी को गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो उनकी मौत नहीं हुई होती। उससे पूरी तरीके से अब सवाल उठाते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने जैसे ही इन बयानों को दिया है, इस पर सियासत गर्म हो गई है। आज हमारे बीच नहीं है। शायद इनकी गिरफ्तारी नहीं होते तो और समय तक ये हमारे साथ होते। आज उनकी उस व्यक्तित्व को याद करते हुए लोगों के जगह जगह से
बातें जो हमारे कानों तक आती है। तो देखिए, जैसे ही स्टेन स्वामी के श्रद्धांजलि सभा में झारखंड के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह ने इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि देशद्रोह का मामला जिस शख्स पे चल रहा है, वैसे लोगों के श्रद्धांजलि सभा में संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स का पहुंचना और उस पर सवाल खड़े करना, ये जवाबदेही तय करना कि आखिर गिरफ्तारी नहीं होती तो उनकी मौत नहीं होती, ये अपने आप में हास्यास्पद भी है और दुखद भी। जिसपे एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन के पूर्वधा रहा हो, जिस व्यक्ति पर कई गंभीर आरोप रहे हों और जिसे न्यायालय ने भी राहत नहीं दी हो, न्यायालय से भी राहत नहीं मिला हो, और ऐसे व्यक्ति को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा शहीद के रूप में पेश करना, उन्हें महिमा मंडित करना एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा, ये कहीं से उचित है क्या? राजनीति किस दिशा में जा रही है समझ से परे है और जनता इन सारी चीजों को देख रही है। और ऐसे में देखिए, जैसे ही सियासत गर्म हुई है, बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि एक ऐसे शख्स का इस तरह का स्टेटमेंट देना अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है कि क्या स्टेन स्वामी को लेकर के हेमंत सोरेन को, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है, इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर मामला गंभीर है। न्यायालय में ये तमाम विचाराधीन मामले हैं और न्यायालय की तरफ से ही देशद्रोह का मामला उनके ऊपर चलता हुआ। ऐसे में ये सवाल खुद ब खुद झारखंड के मुख्यमंत्री के इस व्यवहार के बाद खड़े होता है। क्योंकि हमें लगता है कि मामला जो कि अदालत में है और इस समय जेएमएम को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और अदालत में भी गंभीर आरोप है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए थी। सारे मामला तो महाराष्ट्र में घटना घटी थी, महाराष्ट्र की घटना को लेकर के इनकी गिरफ्तारी हुई थी और जेल में थे, इसलिए हमने कहा कि भाई अदालत के फैसला को आने दें। तो देखिए, जैसे ही बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए, अब जेएमएम और कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बचाव में उतर गई है। जेएमएम ने सीधे तौर पर बीजेपी के लिए ही सवाल उठा दिया कि अगर उनकी मौत हुई तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी गलत थी, वरना वो जीवित होते। साथ ही साथ ये भी कहा कि स्टेन स्वामी को देखना होगा, उन्हें समझना होगा, क्योंकि वो समाज के दबे कुचले लोगों के लिए काम करते थे। कांग्रेस ने भी हेमंत सोरेन के बयान का बचाव किया है। फादर स्टेन स्वामी की पहचान एक लड़ाकू, जुझारू, आंदोलनकारी के रूप में थी। वो गरीबों की आवाज़ थे, लेकिन उस पर ये कोई सफाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी मौत नहीं, उनकी हत्या की गई है। हिरासत में हत्या, कस्टोडियल डेथ है ये पूरी तरह से। इस पर कोई जवाब नहीं बनता है उनका। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं, इनको इस बात के लिए कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए कि कहीं न कहीं उनसे गलती हुई है और कोई अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हमारे बीच उनकी वजह से आज नहीं है। निश्चित रूप से दुखद है और हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है निश्चित रूप से सही है। और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने गोरखपुर में जाकर उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, वो टेक्सटाइल नीति लेकर आ रहे हैं और इस मद्देनजर अब उद्योगपतियों को यहां आकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए, यहां पर व्यवसाय को खोलना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और इस मद्देनजर ये मुलाकात बेहद अहम और खास मानी जा रही है। जी के नेतृत्व में नई टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्ट्रेटजी बना के एक टेक्सटाइल का माहौल बन जाएगा गोरखपुर से लेके किशनगंज तक, और उसमें बड़ा मार्केट नेपाल का भी है, बांग्लादेश का भी है, बर्मा का भी है, भूटान का भी है। किशनगंज तो बॉर्डर वहाँ तक जाता है। तो उस ड्राफ्ट पर हम सलाह लेने के लिए आए थे। और देखिए, खबर गया से, जहां पर महादलित बस्ती के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। हालांकि इन लोगों का ये कहना है कि इन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन किया है, किसी ने इन्हें दबाव नहीं डाला। सैकड़ों महादलितों का धर्मांतरण, सैकड़ों महादलितों ने कबूला ईसाई धर्म।
ये है गया का बाजितपुर महादलित टोला और बेलवाडी गांव, जहां 1.5 साल पहले सैकड़ों लोगों ने धर्मांतरण किया है। इस बस्ती में 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक यहाँ ईसाइयों की ओर से प्रार्थना सभा आयोजित किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे 15 से 20 परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बताया जा रहा है कि यह मामला 1.5 साल पहले का है और 1.5 साल पहले ही इस गांव के जो लोग हैं वो हिंदू छोड़ करके ईसाई धर्म का अपना गया था। फिलहाल इस मामले में जो मगध थाना की पुलिस से जब बात किया गया तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि यह कुछ नया मामला नहीं है, बल्कि जो लोग धर्मांतरण किए हैं वो स्वेच्छा से ही अपने 1.5 साल पहले ही हिंदू छोड़ करके ईसाई धर्म किया गया। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले इस बस्ती के रहने वाली एक महिला के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बेटे को कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने उसे ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दी। उसके बाद ईसाई धर्म के कई लोग बस्ती पहुंचते थे और उसके घर में प्रार्थना सभा की जाती थी। लोगों की माने तो बच्चे की तबीयत भी ठीक हो गई थी, लिहाजा अंधविश्वास की अंधी दौड़ में कई और परिवार भी शामिल होते गए। बहुत जगह दिखाए हैं, उतना भागा 10,000 20,000 जहाँ भी जाते हैं जहाँ ले लेते। अब सबको निकाय कि यीशु मसीह हिल जाइए हो जाएगा, तो अभी तो नए हिलवे कर रहे हैं, अभी सालों भर नहीं हुआ। पोस्टर नहीं मांगा कि इतना हमको लाइए। तो बोलते हो ना कि सभी लोग आइए और लोग को जोड़िए इसमें। नहीं वो केकरो ना कहा थी, कानून नहीं कि हमारे ने आवा, सब अपने से गेल थी, सब अपने अपने, कोई ना कहनो कहते कि हाँ ओकरो लाइया। अब सवाल है कि क्या वाकई ये मामला अंधविश्वास का है या फिर कुछ और। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलेन लिली की रिपोर्ट। खबर झारखंड के देवघर से, जहां पर आज भीड़ उमड़ पड़ी। आखिर क्यों ऐसा हुआ, ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, श्रावण मास की शुरुआत जो है वो 25 जुलाई से हो रही है, लेकिन उससे पहले आज मुंडन की आखिरी तारीख थी और ऐसे में ये हुजूम जो है, जो कोरोना को दावत देती जैसी नजर आती है, वो आज देवघर में नजर आई। आपको सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, लोगों के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर भी, जिसने इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर ये भीड़ पहुंच जाती है, लोग एक दूसरे के भीड़ में शामिल होते चले गए, लेकिन इन्हें रोकने या टोकने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बाबा धाम की ये तस्वीरें जो हैं वो परेशान करने वाली हैं। मुंडन की आखिरी तिथि होने के मद्देनजर ये तमाम लोग जो हैं वो बाबा नगरी पहुंच जाते हैं, जहां पर मुंडन की परंपरा रही है। लेकिन कोरोना काल में इन परंपराओं को कैसे चलाया जा रहा है, प्रशासनिक स्तर पर जो इंतजामात होने चाहिए थे वो नजर नहीं आई। और ऐसे में बुद्धिजीवी वर्ग अब सवाल उठा रहा है कि ये कोरोना को खुला आमंत्रण है, तीसरी लहर अगर आ जाए तो कोई इसमें सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में ये बता रही है कि ये लापरवाही सबकी जान पर भारी पड़ सकती है। और देखिए, सरकारी कार्यक्रम था और बोकारो की जो विधायक है विरंची नारायण, उनकी पत्नी पहुंच जाती हैं उस सरकारी कार्यक्रम में, उसका उद्घाटन करने के लिए, उसमें शरीक होने के लिए और लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि किस हैसियत से विधायक की पत्नी यहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंची, कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया और योजनाओं का वितरण भी किया। बोकारो में सरकारी कार्यक्रम में विधायक विरंची नारायण की जगह उनकी पत्नी नीना नारायण के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पर सवाल उठने लगे हैं। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा महिला समूहों के बीच कृषि यंत्र के वितरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के लिए विधायक को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन विधायक विरंची नारायण के रांची में होने के कारण कार्यक्रम में उनकी पत्नी शामिल हुई। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर चलाकर फोटो सेशन भी कराती नजर आई। विधायक जी जरूरी काम से हैं वहाँ रांची में, तो आना उन्हीं को था कि किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं, इस चलते। विधायक की पत्नी को क्या सरकारी कार्यक्रम में आना उचित है? अब आवश्यकता के मैंने अब नहीं, चूंकि नहीं उपलब्ध नहीं हो पाया। किसको निमंत्रण दिए थे? हम तो विधायक जी को निमंत्रण दिए थे।
बिना किसी प्रोटोकॉल के विधायक की पत्नी के मुख्य अतिथि बनकर कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर किस हैसियत से विधायक की पत्नी सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनी। विधायक जी के जगह में विधायक की पत्नी को वहां पर बैठाया गया मुख्य अतिथि के रूप में, ये सरासर मैं समझता हूं कि ये नियम संगत नहीं है। इस पर जो भी अधिकारी इस पर हैं कि माननीय विधायक का नहीं पहुंचना और उसके बदले में उनकी पत्नी पहुंचना, ये सरकारी कार्यक्रम का अपमान है और मैं इसको मानता हूं कि जो भी अधिकारी इस पर हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपने पद का जो प्रभाव है उसको विधायक ने आज दिखाने का काम किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि भविष्य में विधायक अपने पत्नी को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और देखिए, झारक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के जरिए बांस के कुछ सामान बनाने वाले कारीगर जो हैं वो कैसे अपनी पहचान, अपनी कलाकृतियों को, अपने कामों को देश और दुनिया के पटल तक पहुंचा रहे हैं, उसकी एक तस्वीर आपको इस झारक्राफ्ट में नजर आएगी। ये कारीगर यहाँ पर सिर्फ रोजगार से नहीं जुड़े हैं बल्कि इन्हें अपनी पहचान मिल रही है। इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, इनके जो बनाए हुए सामान हैं वो अब राष्ट्रीय स्तर तक लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। झारक्राफ्ट से जुड़ने के बाद इनके कौशल में निखार आया है, साथ ही साथ इन्हें अच्छी मार्केटिंग भी मिल रही है। आज सभी लोग इस कला की बदौलत अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। ट्रेनिंग हम लोग को झारक्राफ्ट से मिला है, संस्था वाला भी NGO तरफ से भी मिलता है। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? दिन भर में कितना काम होता है? दिन भर में हम लोग 1-2 कर लेते हैं बुनाई, 1-2 डब्बा कर लेते हैं। हम लोग लाइट लैंप बनाते हैं, पेट्रोल मैक्स बनाते हैं, डब्बा बनाते हैं और जो छोटा छोटा कटोरी बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं और थर्मस सब ये सब बनाते हैं और जो जो बनाने को मिलता है ऑर्डर। सरकार तरफ से यही सहायता की ज़रूरत है कि हम लोग को एक अस्थायी भवन बने और मार्केट से लिंक करा दे, तो यहाँ के जो प्रशिक्षण जो लिए हैं उनको एक आए दिन उनका जो आमदनी है वो मिलेगा। और देखिए, पटना के IIT स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बार फिर से कमाल करते हुए नजर आए हैं। प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो एक बार में 235 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने प्लेसमेंट हासिल की है और एक बार फिर से 187 छात्रों को 235 प्लेसमेंट ऑफर्स जो है हासिल हुए हैं। 50 से ज्यादा कंपनियों ने उन्हें ये ऑफर दिया है। IIT पटना का ये कमाल इस वक्त आपके सामने, जिसमें 176 छात्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने नौकरियां दी हैं। कुछ छात्रों को 54,57,000 सालाना पैकेज ऑफर किया गया है। कंप्यूटर साइंस के छात्रों की बात की जाए तो 100% 100% प्लेसमेंट इन स्टूडेंट्स को हासिल हुई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच हमारे बच्चों ने 2021 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने प्लेसमेंट के क्षेत्र में काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया है और इसका पूरा श्रेय बच्चों को जाता है, क्योंकि हम लोगों ने उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया था, लेकिन बच्चों ने अपने लगनशीलता के साथ और लगातार वो प्लेसमेंट प्रक्रियाओं में थ्रू द मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज उन लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।